जो भी एयर होगी वो अब्जॉर्ब हो जाएगी और उसके बाद क्या हो जाएगा, एल्वियोलर कोलैप्स फॉलोज। उसके बाद वो कोलैप्स हो जाएगा क्योंकि एयर आ नहीं रही तो उसको एक्सपेंड करके नहीं रख रही, ऑब्स्ट्रक्शन है, जो पहले से एयर थी वो भी अब्जॉर्ब हो गई, तो पीछे कोलैप्स हो जाएगा। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है इस तरह की रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस का वो है कि इस ब्रोंकस की जो है ना वो ब्रोंकस की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। अब मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये पोस्ट ऑपरेटिवली होता है ऑपरेशंस के बाद, क्योंकि ना इंट्रा ब्रोंकायल म्यूकस या म्यूकोपैरुलेंट प्लग बन जाते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से ये वो ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा फॉरेन बॉडी की अगर एस्पायरेशन हो जाती है तो वो भी ब्लॉक कर देगी, पार्टिकुलरली जो बच्चों में, ठीक है। इसके अलावा ब्रोंकाइल एस्थमा में भी ऐसा देखा गया है रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, या इंट्रा ब्रोंकाइल कोई ट्यूमर हो जाए तो ये जो फर्स्ट साइन होता है मैलिग्नेंसी का, तो इनसे मतलब रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस होगी। देन है हमारे पास कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस। तो नाम से पता चल रहा है कि ये कंप्रेस करेगा। इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड, ब्लड या एयर, तीनों में से कोई भी चीज़ एक्यूमुलेट हो जाए प्लूरल कैविटी में, ठीक है। प्लूरा जो है वो लंग को कवर कर रही थी, हमें पता है लंग है उनको प्लूरा कवर कर रहा है, तो वहाँ पे एक्यूमुलेट कर जाए तो इसका फ्रीक्वेंट कॉज यही है कि प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगी, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा फ्लूइड। और इसके अलावा क्यों होगी प्लूरल इफ्यूजन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में होता है। दूसरा क्या कॉज क्या हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो जाए, यानी कि इसी प्लूरल कैविटी में एयर आ जाए, ठीक है, तो उससे भी कंप्रेशन हो, कंप्रेस करेगा ना लंग को, कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस। फिर कह रहा है कि एक बेजल एटेलेक्टेसिस भी होती है। बेजल एटेलेक्टेसिस रिजल्ट करती है कि मतलब वो पेशेंट जो है ना वो डीपली ब्रीद ना कर पाए, डीपली फेलियर टू ब्रीथ डीपली। अब ये कॉमन होता है बेड रिडन पेशेंट में जो बिस्तर से लगे होते हैं, ठीक है। इनके अलावा जिन पेशेंट को एसाइटीज़ होती है, ठीक है, पेरिटोनियम में फ्लूइड जो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो भी डीपली ब्रीथ नहीं कर पाते। और ये सर्जरी के बाद भी ऐसा देखा गया है बेजल एटेलेक्टेसिस, ठीक है, तो डिफरेंट कॉजेज हैं इसके। देन तीसरी है कॉन्ट्रैक्शन एटेलेक्टेसिस या सिकेट्राइजेशन एटेलेक्टेसिस। अब कॉन्ट्रैक्शन पता चल रहा है कि कोई स्कार होगा, तो इसमें क्या होता है जब लोकल या डिफ्यूज़ फाइब्रोसिस हो जाएगी ना, लोकल या डिफ्यूज़, और लंग को अफेक्ट करेगी या प्लूरा को, तो वो हैम्पर करेगी लंग की एक्सपेंशन, ठीक है, तो वो ज़्यादा से कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्कार, तो उसको एक्सपेंड नहीं करने देगा लंग को, तो ये कॉन्ट्रैक्शन एटेलेक्टेसिस होगी। तो एटेलेक्टेसिस सिवाय जब वो कॉज हो कॉन्ट्रैक्शन से, यानी ये वाली, इसके अलावा जितनी भी एटेलेक्टेसिस है ना ये पोटेंशियली रिवर्सिबल हैं, सही हो सकती हैं कंडीशन, और इनको हमने जल्दी से प्रॉम्प्टली ट्रीट करना होता है ताकि हाइपोक्सीमिया ना हो जाए और सुपर इम्पोज इन्फेक्शंस ना हो जाएं जो कोलैप्स लंग में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो जल्दी ट्रीट करना होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS। एपिडेमियोलॉजी और डेफिनेशन अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की इवॉल्विंग है। पहले कंसीडर किया जाता था कि ये सिवियर एंड ऑफ अ स्पेक्ट्रम ऑफ अक्यूट लंग इंजरी है, ठीक है, एक अक्यूट लंग इंजरी का एक सिवियर एंड स्पेक्ट्रम होता था, इसको कहा जाता था। अब ये डिफाइन हुआ है एज अ रेस्पिरेटरी फेलियर अकरिंग विद इन 1 वीक ऑफ नॉन क्लिनिकल इंसल्ट विथ बायलेटरल ओपेसिटीज ऑन द चेस्ट इमेजिंग not fully explained by the effusions, atelectasis, cardiac failure और fluid overload। यानी एक हफ्ते के अंदर कोई भी क्लिनिकल इंसल्ट हुई हो, हमें पता हो कोई भी पेशेंट को इशू हुआ हो रिलेटेड टू लंग, और उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी फेलियर हो, और जब हम एक्सरे चेस्ट इमेजिंग करें तो उस पर हमें बायलेटरल ओपेसिटीज़ भी मिले, लेकिन हमें जो है ना इसमें ऐसा कोई कॉज ना हो, ना फ्यूजन हो की कंप्लेन हो, ना एटेलेक्टेसिस, ना कार्डियक फेलियर, ना फ्लूइड ओवरलोड, इनके अलावा कोई भी ऐसी क्लिनिकल इंसल्ट हुई हो और उनकी वजह से जो रेस्पिरेटरी फेलियर होगा तो उसको हम कह रहे हैं अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। तो इसको हमने ना ग्रेड किया है ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी ऑफ द चेंजेस इन द आर्टीरियल ब्लड ऑक्सीजनेशन, जितना यानी कि ब्लड ऑक्सीजनेशन में चेंजेस आएंगे आर्टीरियल ब्लड ऑक्सीजन, तो उस हिसाब से हमने ग्रेड किया कि कितनी सिवियरिटी की ARDS है पेशेंट को। तो इसके कॉजेज डिफरेंट है, डाइवर्स हैं, और उनके फीचर्स जो है ना इस तरह के वो सारे लीड करते हैं टू एक्सटेंसिव बायलेटरल, इसमें इंजरी होगी टू एल्वियोलाई, दोनों लंग्स में। अब सिवियर RDS जो है ARDS वो कैरेक्टराइज होता है कि उसमें रैपिड ऑनसेट होता है ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, बहुत ही जल्दी ऑनसेट होता है। और सिवियर वाले में साइनोसिस हो जाएगी, सिवियर आर्टीरियल हाइपोक्सीमिया जो कि रिफ्रैक्टरी होती है टू द ऑक्सीजन थेरेपी, यानी ऑक्सीजन दे भी रहे हैं फिर भी सही नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा हाइपोक्सीमिया हो जाएगी। तो हमें हिस्टोलॉजी पे क्या मिलता है, ARDS में DAD मिलेगा, डिफ्यूज़ एल्वियोलर डैमेज लंग्स में हमें मिलेगा, ठीक है, डिफ्यूजली इफेक्ट होगा।
और ARDS जो है ना ये मल्टीट्यूड ऑफ द क्लिनिकल सेटिंग्स में होता है और ये हमेशा प्राइमरी पल्मोनरी डिजीज़ के साथ एसोसिएट होता है एंड सीवियर सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर जैसे कि सेप्सिस हो जाएगी तो वो जाके ARDS करवा सकता है। इसी तरह और भी सिस्टेमिक डिजीज़ हैं जिनकी वजह से ARDS होता है, और या तो प्राइमरी पल्मोनरी डिजीज़ होगी जिसकी वजह से जाके ARDS होगा। ठीक है, तो यानी मल्टीट्यूड ऑफ क्लिनिकल सेटिंग्स में ये होता है। मोस्ट फ्रीक्वेंट जो ट्रिगर है ना ARDS का वो होता है नमूनिया, मोस्ट फ्रीक्वेंट। ये 35 से 45% इसका कॉज नमूनिया है, नमूनिया जाके ARDS कराएगा। सारी पैथोजेनेसिस हम देखेंगे कैसे होगा, लेकिन अभी ये कॉजेज इसके याद कर लें। और सेप्सिस भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है जो कि 30 to 35 है, लेकिन इससे थोड़ा कम है। तो ये भी मतलब सिस्टेमिक इन्फेक्शन जो है आगे जाके करवाता है ARDS। फॉलोड बाय द एस्पायरेशन भी एक कॉज है, जैसे गैस्ट्रिक एस्पायरेशन हो गई तो उसने जाके ARDS कराया, इंजरी होगी ना लंग को। ट्रॉमा हो गया इंक्लूडिंग ब्रेन इंजरीज, एब्डोमिनल सर्जरी के बाद और मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाए किसी को, पैनक्रियाटाइटिस हो जाए, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो जाए, तो ये सारे जो हैं सिस्टेमिक भी हैं, लोकल कॉजेज भी हैं, डिफरेंट हैं, तो ये करवाएंगे ARDS को हमने कंफ्यूज नहीं करना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऑफ द न्यू बॉर्न के साथ, जो कि क्यों होता है जब सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है। क्यों होती है सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी? ड्यू टू द प्री मेच्योरिटी। ठीक है, इसकी डिटेल आगे देखेंगे। अब पैथोजेनेसिस देखिए ARDS की, तो इंटेग्रिटी ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन इज कॉम्प्रोमाइज्ड बाय एंडोथेलियल एंड एपिथेलियल इंजरी। दोनों इसमें याद रखिएगा, ARDS में एंडोथेलियल भी इंजरी हो रही है, इसके अलावा एपिथेलियल इंजरी भी हमें मिलेगी। 13.1 फिगर देखें, यहाँ पे ये शोन है फिगर। यहाँ पे जो है ना हमें दिखाया गया है कि नॉर्मल एल्वियोलस है लेफ्ट साइड पे ये, और यहाँ पे जो इंजर्ड एल्वियोलस है अर्ली फेज ऑफ द एक्यूट लंग इंजरी में एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में। ठीक है, अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जैसे कि इंटरल्यूकिन 8 हो गया, इंटरल्यूकिन 1 हो गया, और ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर हो गया, जो ये सारे कहाँ से आ रही, ये मैक्रोफेजेस से जो है ना रिलीज़ हो रहे हैं। तो इसके नतीजे में न्यूट्रोफिल्स जो है ना ये सीक्वेस्टर होंगे इनटू द पल्मोनरी इन द पल्मोनरी माइक्रोवास्कुलेचर और इग्रेस करेंगे इनटू द एल्वियोलर स्पेसेस, एल्वियोलर स्पेसेस में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखें, और यहाँ पे आके इनकी क्या होगी, एक्टिवेशन हो जाएगी। अब ये एक्टिवेटेड जो न्यूट्रोफिल्स है ना ये रिलीज़ करेंगे ल्यूकोट्राइन्स, ऑक्सीडेंट्स, प्रोटीएजेस एंड प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ये रिलीज़ करेंगे। जो क्या करेंगे, ये कंट्रीब्यूट करेंगे, लोकल टिश्यू का डैमेज करवाएंगे, एक्यूमुलेशन करवा देंगे इडीमा फ्लूइड की, सर्फेक्टेंट को इनएक्टिवेट कर देंगे, और प्लेटिलेट सर्फेक्टेंट को इनएक्टिवेट कर दिया और हाईलाइन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये नज़र आ रही है आपको, ये हाईलाइन मेम्ब्रेन बन जाएगी। तो इसको कंपेयर करते जाएं नॉर्मल के साथ, तो ऐसा इसमें कुछ नॉर्मल में नहीं होता, तो ये सारी डिस्ट्रक्शन जो है इस वजह से हो रही है। पहला स्टेप हमेशा याद रखिएगा कि जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स रिलीज़ होते हैं वो जाके ये सारा प्रोसीजर करवाते हैं। अब वो क्यों रिलीज है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, उनके सारे कॉजेज हमने अभी देखे, सेप्सिस, ट्रॉमा, एस्पायरेशन, एब्डोमिनल सर्जरी, डिफरेंट। ठीक है, सब्सिक्वेंटली रिलीज ऑफ मैक्रोफेज डिराइव्ड फाइब्रोजेनिक साइटोकाइन्स जो है ना, जैसे कि कौन सा हो गया, TGF बीटा हो गया, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, वो क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा इन हमारे फाइब्रोब्लास्ट को। ठीक है, TGF बीटा भी और PGDF यानी प्लेटिलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये दोनों फाइब्रोब्लास्ट को जो है वो स्टिमुलेट करेंगे, उनकी ग्रोथ करवाएंगे और कोलेजन की डिपोजिशन कराएंगे एसोसिएशन विद हीलिंग फेज ऑफ द इंजरी। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी होगी। इसकी डिटेल देखिए पैथोजेनेसिस की, तो इसकी पैथोजेनेसिस इस तरह है कि एज अर्ली एज 30 मिनट्स आफ्टर द एक्यूट इंसल्ट, ठीक है, जो कोई भी कॉज हो सकता है उसके बिल्कुल 30 मिनट्स के अंदर अंदर सिंथेसिस होती है इंटरल्यूकिन 8 की। ये इंटरल्यूकिन 8 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रोफिल का कीमोटेक्टेड और एक्टिवेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये कौन रिलीज़ करता है, मैंने दिखाया आपको, मैक्रोफेजेस रिलीज़ करते हैं, पल्मोनरी मैक्रोफेजेस। अब इंटरल्यूकिन 8 जो रिलीज़ हुआ है और बाकी फैक्टर्स जैसे कि इंटरल्यूकिन 1 हो गया, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हो गया, अब ये सारे जो है ना एंडोथेलियल एक्टिवेशन करवाते हैं और सीक्वेस्ट्रेशन करवाते हैं, एक्टिवेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स इन द पल्मोनरी कैपिलरीज। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स की सीक्वेस्ट्रेशन भी करवाएंगे और एक्टिवेशन करवाएंगे, और वो पल्मोनरी कैपिलरीज से आएंगे एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो न्यूट्रोफिल्स जो है ना वो थॉट टू हैव इंपॉर्टेंट रोल इन द पैथोजेनेसिस ऑफ ARDS, इन्हीं का मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए यही वजह है कि हम जब हिस्टोलॉजी की एग्जामिनेशन करते हैं ना लंग्स की,
अर्ली इन द डिजीज़ प्रोसेस, तो वहाँ पे हमें इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं वास्कुलर स्पेस में, इंटरस्टिशियम में एंड एल्वियोलाई में हमें बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। तो यही मेन कल्प्रिट है। एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स रिलीज़ कर देते हैं वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि वो जाके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बना रहे हैं, प्रोटीएजेस बना रहे हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हैं ना, वो डैमेज कर रहे हैं हमारी एल्वियोलर एपिथेलियम को और एंडोथेलियम को भी, दोनों डैमेज होती हैं ARDS में, जैसा कि डेफिनेशन ने कहा। ठीक हो गया, एंडोथेलियम एंड एल्वियोलर एपिथेलियम। और कॉज कराएगा वास्कुलर लीकेनेस हो जाएगी, इडीमा हो जाएगा, सरफेक्टेंट का लॉस हो जाएगा और एल्वियोलर यूनिट जो है ना वो अनेबल होगा टू एक्सपेंड। ठीक है, वो लीक होके सरफेक्टेंट भी चला गया, एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। ऑफ नोट द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस अनलीश्ड बाय द न्यूट्रोफिल्स, ये सारी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस जो है ये काउंटरएक्ट भी हो सकती हैं बाय एन एरे ऑफ एंडोजिनस हमारे एंटी प्रोटीएजेस एंड एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद से। अब ये जो है अप रेगुलेट कैसे होते हैं, बाय प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। तो आखिर में ऐसा होता है कि बैलेंस हो जाता है बिटवीन द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस जो कि न्यूट्रोफिल्स करवा रहे हैं एंड द प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो कि हमारे एंटी प्रोटीजेस एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं। तो इनका जो है एक बैलेंस हो जाता है और फिर वही डिटरमाइन करता है कि कितनी डिग्री ऑफ टिश्यू इंजरी हुई है और कितनी क्लिनिकल सिवेरिटी ऑफ ARDS हुई है, वो इसी के बैलेंस पे डिपेंड करेगा। मॉर्फोलॉजी पे आ जाते हैं। इन द अक्यूट फेज ऑफ ARDS द लंग्स आर रेड, डार्क रेड हमें मिलेंगे। अक्यूट फेज की बात करें पहले, डार्क रेड होंगे, फर्म एयरलेस होंगे और हैवी हमें नज़र आएंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब हम उनकी करेंगे तो हमें कैपिलरीज में कंजेशन मिलेगी, नेक्रोसिस ऑफ द एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स नेक्रोज हो चुके होंगे, इंटरस्टिशियल एंड इंट्रा एल्वियोलर इडीमा हुई है जो कि इन्फ्लामेशन की वजह से हुई है, एंड हेमरेज पार्टिकुलरली विथ सेप्सिस। कलेक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो न्यूट्रोफिल्स हमें कैपिलरीज में मिलेंगे। द मोस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है ना वो है हाइलाइन मेम्ब्रेन की प्रेजेंस, तभी तो उसका नाम है हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़। तो हाइलाइन मेम्ब्रेन हमें पार्टिकुलरली मिलेगी इन द लाइनिंग ऑफ द डिस्टेंडेड एल्वियोलर डक्ट्स। ठीक है, डिस्टेंडेड और एल्वियोलर डक्ट्स की लाइनिंग में हमें हाइलाइन मेम्ब्रेन मिलेगी। इस तरह की मेम्ब्रेन कंसिस्ट करती है फिब्रिन रिच, उनमें इडीमा फ्लूइड। यानी हम बात करें कि हाइलाइन मेम्ब्रेन बनी कैसे है, जब वो इडीमा हुआ था ना तो उसमें फिब्रिन भी था, मिक्स था। तो वो फिब्रिन रिच जो इडीमा फ्लूइड है उसने जो है ना विद द रेमिनेंट ऑफ द नेक्रोटिक एपिथेलियल सेल्स, इन दोनों ने मिल के जो है ये हाइलाइन मेम्ब्रेन बनाई है। ठीक हो गया, ओवरऑल पिक्चर जो है वो रिमार्केबली सिमिलर होगी जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऑफ द न्यूबॉर्न में हमें मिलती है, जो हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, उसी तरह की सिमिलर पिक्चर होगी। अब कह रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में, ये सारा एक्यूट फेज हो गया। अब ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में क्या होगा कि टाइप जो 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं हमारे, जो मैंने कहा कि जब भी डैमेज होता है तो टाइप 2 वाले ही प्रोलिफरेट करके और 1 को रिप्लेस करते हैं। तो टाइप 2 न्यूमोसाइट प्रोलिफरेट करेंगे विगरसली इन एन अटेम्प्ट टू रीजनरेट द एल्वियोलर लाइनिंग। रिजोल्यूशन इज अनयूजुअल। More commonly, the fibrin-rich exudate organizes into the intra-alveolar fibrosis। जो यहाँ पे fibrin-rich exudate बना था वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा और इंट्रा-एल्वियोलर फाइब्रोसिस करवा देगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें मार्क्ड थिकनिंग मिलेगी ऑफ द एल्वियोलर सेप्टा, जो होंगे बहुत हमें थिक मिलेंगे इसी फाइब्रोसिस की वजह से, ड्यू टू द प्रोलिफरेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल सेल्स एंड द डिपोजिशन ऑफ द कोलेजन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है ना कोलेजन भी डिपॉजिट हुआ है और जो इंटरस्टिशियम के जो सेल्स हैं वो भी प्रोलिफरेट किए हैं, उनकी वजह से ये सेप्टा हमें मार्कली थिकन मिलेंगे। और जो फिब्रिन रिच एक्सुडेट है उसने जो है वो क्या किया है, इंट्रा एल्वियोलर फाइब्रोसिस करवा दी है। ठीक हो गया, तो ये हमें ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में मिलेगा। टाइप 2 न्यूमोसाइट ने यानी विगरसली प्रोलिफरेट करके और उसको सही लाइनिंग को सही करने के लिए विगरसली किया प्रोलिफरेट, और रिजोल्यूशन हुई इस तरह से हुई कि फिब्रिन रिच एक्सुडेट ने इंट्राएल्वियोलर फाइब्रोसिस करवा दी और सेप्टास जो थे बहुत थिक हो गए, उनमें कोलेजन डिपॉजिट हो चुका था और इंटरस्टिशियल सेल्स की भी प्रोलिफरेशन हुई। दैट्स इट। अब अगर हम क्लिनिकल फीचर्स देखें तो क्लिनिकल सिंड्रोम जो होता है ना अक्यूट लंग इंजरी का या ARDS का, वो 1,90,000 पेशेंट्स को हर साल US में अफेक्ट करता है। 85% के जो इस तरह के केसेस हैं उनमें वो 72 आवर्स ऑफ द इनिशियल इंसल्ट में डेवलप कर जाते हैं। ओवरऑल हॉस्पिटल मोर्टेलिटी रेट जो है वो 38.5 है
27%, 32% एंड 45% फॉर माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर ARDS रिस्पेक्टिवली। अब प्रिडिक्टर्स जो है पुअर प्रोग्नोसिस के कौन से हैं, क्यों पुअर प्रोग्नोसिस होती है? अगर पेशेंट की एडवांस स्टेज है, इसके अलावा अगर उसको बैक्टीरिया यानी सेप्सिस हो गई या फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया तो उनमें पुअर प्रोग्नोसिस के चांसेस होते हैं। मोस्ट पेशेंट जो सर्वाइव कर जाते हैं ना इस ARDS को, वो नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शन को रिकवर कर लेते हैं 6 से 12 महीनों के अंदर। ठीक हो गया, 6 से 12 महीनों में रिकवर कर जाते हैं। लेकिन जो बाकी अवाम है उनमें डिफ्यूज़ इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाएगी, और अगर उनको डिफ्यूज़ इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो गई तो उनको क्रोनिक रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि अगर एक बार फाइब्रोसिस हो गई तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट। यहाँ पे अब समरी कर लेते हैं। हमने देखा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है, हमने कहा ये क्लिनिकल सिंड्रोम होता है प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी का। ठीक है, प्रोग्रेसिव है ये, और क्यों होता है? डिफ्यूज़ एल्वियोलर डैमेज की वजह से, इन द सेटिंग ऑफ सेप्सिस में होता है, ट्रॉमा में, और डिफ्यूज़ पल्मोनरी इन्फेक्शन में। फिर हमने कहा न्यूट्रोफिल्स और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका क्रूशियल रोल होता है इन द पैथोजेनेसिस ऑफ ARDS। वो एंडोथेलियल की और एपिथेलियल की इंजरी करवाते हैं, न्यूट्रोफिल्स। फिर हमने कहा कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिक पिक्चर जो है ना, एल्वियोलर इडीमा मिलेगा, एपिथेलियल नेक्रोसिस, accumulation of neutrophils and presence of hyaline membrane lining the alveolar wall and ducts. That's it. अच्छा, ये फिगर रह गई जो अक्यूट फेज मैंने आपको बताया। फिर ऑर्गेनाइजिंग स्टेज, तो अक्यूट फेज मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा, उसकी जो ये हिस्टोलॉजिकल पिक्चर देखें, यहाँ पे अक्यूट लंग इंजरी दिखाई गई है और अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इस ए वाले फिगर में देखें हमें डिफ्यूज़ एल्वियोलर डैमेज नज़र आ रहा है इन द अक्यूट फेज। ठीक है, डिफ्यूजली ये मतलब अफेक्ट हुआ है। कुछ एल्वियोला हमें कोलैप्स नज़र आ रहे हैं, जबकि कुछ जो है वो डिस्टेंडेड हुए हैं। तो बहुत से इसमें जो है वो लाइन हुए हैं इस ब्राइट पिंक हाईलाइन मेम्ब्रेन के साथ। ठीक हो गया। अब ये बी फिगर देखें, ये अब जो है वो अक्यूट था, ये है हीलिंग स्टेज। इसमें क्या है कि रिजॉर्प्शन हो रही है हाईलाइन मेम्ब्रेन की और थिकनिंग हो रही है एल्वियोलर सेप्टा की। ठीक है, सेप्टा मैंने आपको बताया थिक हो जाते हैं बाय द इन्फ्लामेटरी सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन। ठीक है, वो डिपॉजिट होकर इंटर एल्वियोलर सेप्टा को थिकन कर देता है, तो वो थिक हो गए। इसके अलावा हमें जो है न्यूमरस रिएक्टिव टाइप 2 न्यूमोसाइट्स भी नज़र आ रहे हैं। ये वाले, ये रिएक्टिव टाइप 2 न्यूमोसाइट प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं ना विगरसली, रीजनरेशन और रिपेयर में इनका रोल होता है, तो ये भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये पिक्चर रह गई थी जो एल्वियोलर वॉल या जो एल्वियोलर सेप्टा के हमने कंपोनेंट पढ़े थे। तो इसमें ये देखें, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है एल्वियोलर वॉल का। नोट करें, इसमें हमें ये येलो कलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। ये एक साइड पे बहुत थिन है, और यहाँ पे देखिए ये थिन है बिल्कुल, और यहाँ पे वाइडन है। ठीक है, और जहाँ पे ये वाइडन है यहाँ पे ये कंटिन्यूस है विद द इंटरस्टिशियल स्पेस के साथ। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये इंटरस्टिशियल सेल है, ये इंटरस्टिशियम के साथ कंटिन्यूस है। ये देखिए ये ब्लड है, ये कैपिलरी है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो एक्सचेंज होता है ये इसी ब्लड कैपिलरी में होता है, पल्मोनरी में। ठीक है, तो ये कैपिलरी का ल्यूमेन है, फिर ये इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और ये इंटरस्टिशियम है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना, ये टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल्स है। जो टाइप 2 है वो ये हैं जो सरफेक्टेंट बनाते हैं और वो प्रोलिफरेट करते हैं जब भी ये डेड हो जाते हैं टाइप 1 वाले, तो यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिवीजन के लिए। और फिर यहाँ पे आ गई हमारी एल्वियोलर स्पेस, तो यहाँ से लंग की एयर आई, फिर जो डिफ्यूजन वगैरह होती है, सारा प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव वर्सेस रेस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज। अच्छा, डिफ्यूज़ पल्मोनरी डिजीज़ जो हैं डिफ्यूज़ वाली, उनको हमने क्लासीफाई किया है, हम कर सकते हैं इनटू 2 कैटेगरीज। एक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ जो कैरेक्टराइज होती है इंक्रीज रेजिस्टेंस, यानी उनमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी टू द एयर फ्लो को, यानी रुकावट होगी, कॉज्ड बाय या तो पार्शियल या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एट एनी लेवल, तो ये हो गई ऑब्स्ट्रक्टिव। दूसरी होती है रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ी, इसमें क्या होगा कि एक्सपेंशन ही नहीं हो पा रही लंग पैरेन्काइमा की, एंड डिक्रीज टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, लंग ही एक्सपेंड नहीं कर पा रहा उसका पैरेन्काइमा, तो टोटल लंग कैपेसिटी भी इसमें कम होगी, जबकि वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है जिसकी वजह से एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन रेजिस्टेंस आ गई है। तो इस तरह से हमने 2 में डिवाइड किया, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़। मेजर डिफ्यूज ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स जो हैं उनमें हमारे पास एम्फाइसीमा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी ऑब्स्ट्रक्टिव है, ब्रोंकिएक्टेसिस एंड एस्थमा। वो पेशेंट जिनमें ये डिजीज़ हैं उनमें फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी जो होती है ना, FVC,
तो इन ऑब्स्ट्रक्टिव वाले पेशेंट की FVC या तो नॉर्मल होगी या उनकी वो स्लाइटली डिक्रीज होगी। फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, यानी मैक्सिमम एयर वो जो एक्सपायर कर सकें तो वो उनकी सही होगी, एक्सपायरेशन उनकी मैक्सिमम सही होगी या थोड़ी सी कम हो सकती है स्लाइटली। जबकि उनका एक्सपायरेटरी फ्लो रेट यूजली, जिसको हम FEV1 में मेजर करते हैं, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एट 1 सेकेंड, वो उनका जो है सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ होगा। तो थस जब हम रेशो निकालेंगे ना फंक्शन फोर्स वाइटल कैपेसिटी का, इसका फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एट 1 सेकेंड का और फोर्स वाइटल कैपेसिटी का जब हम रेशो निकालेंगे तो वो टोटली हमें डिक्रीज्ड मिलेगा। ठीक हो गया? किस में? ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस में। अच्छी तरह से याद कर लें। और फिर कह रहा है कि एक्सपायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन में रिजल्ट फ्रॉम द एनाटमिक एयरवे की नैरोइंग की वजह से, तभी उसकी एक्सपायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है। या क्लासिकली इस तरह की जो है पिक्चर मिलती है एस्थमा में, उनमें मतलब एनाटमिक एयरवे नैरोइंग मिलेगी। या कोई इलास्टिक रिकॉइल का लॉस हो गया है जिसकी वजह से उसका एक्सपायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, रेशो कम आया है ना, इसकी एक्सपायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन और ये जो है अब रिकॉइल उसका कम हो चुका है, तो ये हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग एम्फाइसीमा में मिलती है। ठीक हो गया? तभी जो है COPD में हमारे पास आ जाती हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में हमारे पास 2 डिजीज़ आती हैं, एक होती है COPD और दूसरी होती है एस्थमा। ठीक है, तो COPD की जो है ना वो फर्दर जो है वो 2 होती है, एक होती है एम्फाइसीमा और दूसरी होती है हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो ये सारी हम डिटेल में करेंगे। अब बाय कंट्रास्ट अगर हम देखें, जो डिफ्यूज रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें कैसे होगा, ऑपोजिट होगा कि FVC यानी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी उनकी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। उसमें तो या नॉर्मल थी या स्लाइटली डिक्रीज, इसमें रिड्यूस हो जाएगी। और एक्सपायरेटरी फ्लो रेट उनका नॉर्मल रहेगा या रिड्यूस, यानी ये एक्सपायरेशन सही से कर रहे हैं, इनकी फोर्स वाइटल कैपेसिटी कम हुई है। तो इनका जो रेशो होगा ना FEV to FVC, ये नियर नॉर्मल रहेगा। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद हो। रिस्ट्रिक्टिव डिफेक्ट्स जो है वो 2 जनरल कंडीशंस में होते हैं, या तो रिस्ट्रिक्शन क्यों हो रही है, पैरेन्काइमा क्यों उसका लंग का एक्सपेंड नहीं कर पा रहा, या तो कोई चेस्ट वाल का डिसऑर्डर है इन द प्रेजेंस ऑफ द नॉर्मल लंग बिल्कुल सही है, चेस्ट वाल में क्या डिसऑर्डर हो सकता है, सीवियर ओबेसिटी हो सकती है, डिजीजेज ऑफ द प्लूरा हो सकती है, एंड न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जैसे कि गुलियन बारे सिंड्रोम, जो हम चैप्टर 22 में डिटेल में देखेंगे। तो ये जो है ना हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स को अफेक्ट करता है, गुलियन बारे सिंड्रोम। ठीक है, तो इस तरह से चेस्ट वॉल का कोई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। नंबर 2, कोई अक्यूट या क्रोनिक इंटरस्टिशियम की कोई लंग डिजीज हो सकती है। ठीक हो गया? तो इस तरह से हमने रेस्ट्रिक्टिव को क्लासीफाई किया है। क्लासिक अक्यूट रेस्ट्रिक्टिव डिजीजेस जैसे कि ARDS हो गया, ARDS ये हमने डिस्कस कर लिया, ये भी अक्यूट रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में आता है। ठीक है, अक्यूट में। जबकि क्रोनिक जो रेस्ट्रिक्टिव डिजीजेज हैं वो अब हम आगे देखेंगे, तो उनमें न्यूमोकोन्योसिस आ जाता है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस ऑफ अननोन एटियोलॉजी एंड इन्फिल्ट्रेटिव कंडीशन जैसे कि सार्कोइडोसिस। अब इन सब की भी डिटेल आगे है, सारी पढ़ेंगे हम। अब बात करें ऑब्स्ट्रक्टिव लंग एयरवे डिजीजेस की डिटेल में, सारी कवर करेंगे हम। तो इन देयर प्रोटोटिपिकल फॉर्म 4 डिसऑर्डर्स जो है ना इस ग्रुप में, एक एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा एंड ब्रोंकिएक्टेसिस। इनके डिस्टिंक्ट क्लिनिकल और एनाटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि 13.1 टेबल में गिवन है। तो इस टेबल में देखिए यहाँ पे क्लिनिकल एंटिटीज़ लिखी हैं, जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकिएक्टेसिस, एस्थमा, एम्फाइसीमा, स्मॉल एयरवे डिजीज़, ब्रोंकियोलाइटिस। तो ये इनकी एनाटॉमिक साइड कैसी है, सबकी जो है वो ब्रोंकस ही है, लेकिन एम्फाइसीमा हमें जो है एसिनस को अफेक्ट करती है। ठीक है, बाकी सब तीनों जो है ये ब्रोंकस को करेंगी। ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकिएक्टेसिस, एस्थमा। और जो स्मॉलर एयरवे डिजीज़ जो है ना ब्रोंकियोलाइटिस, वो ब्रोंकियोल को करेगी, एंड एम्फाइसीमा एसिनस को। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो क्यों रहा है, एटियोलॉजी क्या है, इसमें टोबैको स्मोक हो गई, एयर के पॉल्यूटेंट्स, वो क्या करवा रहे हैं, मेजर पैथोलॉजिक चेंज हमारे पास ये आएगा कि म्यूकस के जो ग्लैंड होते हैं ना वो उनकी हाइपरट्रॉफी होगी, हाइपरप्लेजिया और हाइपर सिक्रीशन हो जाएगी। साइन ये प्रोड्यूस होंगे कि वही कफ होगा और ये म्यूकस ग्लैंड है तो स्पूटम भी मिलेगा प्रोडक्शन। ठीक है, ब्रोंकिएक्टेसिस क्यों हो रही है, अगर कोई परसिस्टेंट और सीवियर इन्फेक्शन रह रहा है, ठीक है, तो एयरवे जो होगी उसकी डायलेशन एंड स्कारिंग मिलती है हमें ब्रोंकिएक्टेसिस की। सारी हम डिटेल्स आगे देखेंगे, यहाँ पे टेबल में ओवरव्यू है। तो उसकी वजह से वही कफ होगी और क्योंकि इन्फेक्शन है तो परुलेंट स्पूटम मिलेगा और फीवर मिलेगा। इस तरह से आप लोग डिफ्रेंशिएट करें। एंड देन अस्थमा हम पढ़ते हुए आए हैं कि इसमें कोई इम्यूनोलॉजिक भी हो सकता है या अनडिफाइंड कॉज भी हो सकता है इसमें, तो वो इरिटेट करता है। तो उसमें क्या होगा, स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, हाइपरप्लेजिया और एक्सेसिव म्यूकस बनेगा, इन्फ्लामेशन होगी। तो एपिसोडिक वीजिंग कफ का साइन एंड सिम्टम होते हैं और डिस्निया मिलता है।
देन एम्फाइसीमा हमें पता है कि एम्फाइसीमा क्या होता है कि इसमें टोबैको स्मोक वगैरह की वजह से या और भी कॉजेज हो सकते हैं, एयर की स्पेस इनलार्जमेंट हो जाती है और वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है। वॉल डिस्ट्रॉयशन, एयर स्पेस इनलार्जमेंट मेन इसका क्लिनिकल सिम्टम डिस्निया होता है एम्फाइसीमा में। एंड देन ब्रोंकियोलाइटिस जो स्मॉल एयरवे डिजीज़ है, उसमें टोबैको स्मोक या एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से इन्फ्लामेटरी स्कारिंग, लाजमी लिखना है, स्कारिंग हो जाए, पार्शल ओब्लिटरेशन हो जाए ब्रोंक्यूल्स की पार्शल, तो कफ होगी एंड डिस्निया होगा। अब ये नोट करना चाहिए कि एम्फाइसीमा जो है ना वो डिफाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजिक एंड रेडियोलॉजिक फीचर, ठीक है, मॉर्फोलॉजी रेडियोलॉजी। जबकि जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है उसको हमने डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, जो हम अब आगे देखेंगे डिटेल में। वो क्लिनिकली हमें कौन से सिम्टम देता है उस हिसाब से, और ये हमें मॉर्फोलॉजी पे और रेडियो पे कैसे मिलते हैं उस हिसाब से। एनाटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन इन सारे डिसऑर्डर्स की डिफरेंट है, जैसे मैंने आपको दिखाया। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हमने कहा लार्ज एयरवेज को इन्वॉल्व करेगा। अच्छी तरह से याद कर लें कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लार्जर एयरवेज को इन्वॉल्व करता है, जबकि एम्फाइसीमा जो है वो जाके एसिनस को अफेक्ट करती है। अब सिवियर या एडवांस्ड केसेस दोनों के अगर होंगे तो उनमें हमें स्मॉल एयरवे डिजीज़ भी मिलेगी, आल्सो प्रेजेंट होगी, यानी क्रोनिक ब्रोंकियोलाइटिस भी उनको होगी, ठीक है। आल्दो एम्फाइसीमा एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, यानी सिर्फ एम्फाइसीमा होगी। अब वो किन में होती है, जो जिनको अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है, आगे देखेंगे, तो उनमें जो है सिर्फ एम्फाइसीमा होती है। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है वाइस वर्सा कि एम्फाइसीमा भी हो और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस साथ साथ हो पेशेंट को, ठीक है, को एग्जिस्ट करती हैं। ये ऐसा होता है क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग जो है ना वो मेजर अंडरलाइन कॉज है दोनों का। इन द व्यू ऑफ देयर प्रोपेंसिटी टू को एग्जिस्ट, एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ना वो ऑफन ग्रुप हुई हैं अंडर द रूब्रिक टर्म क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। मैंने आपको बताया कि एम्फाइसीमा में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी आ जाता है और एम्फाइसीमा भी, दोनों COPD के अंडर आती हैं। ये वाली क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से याद हो, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, दोनों इसमें आती हैं। अब COPD अफेक्ट करता है मोर देन 10% US एडल्ट पॉपुलेशन को और फोर्थ लीडिंग कॉज है डेथ का इस कंट्री में। लार्जली इरिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन COPD जो है ना इसको डिस्टिंग्विश करती है एस्थमा से, जो कि हम आगे देखेंगे। उसमें क्या होता है, रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जबकि इस COPD में यानी कि एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में दोनों में इरिवर्सिबल होगी, इरिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, अस्थमा में रिवर्सिबल। ये फिगर इसमें ओवरलैप दिखाया गया है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ का, स्मॉल एयरवे डिजीज़, एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और इसका एस्थमा का यानी ब्रोंकाइल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ट्रिगर्ड बाय एलर्जेंस इन्फेक्शंस, तीनों में देखिए ओवरलैप होता है। ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, किसमें